नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अर्थात आप सभी लोग अपना प्यार हमें दे रहे हैं, जिसके लिए हम आप सभी लोगों को अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको पोषण पढ़ाया था। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के प्रकार और स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण, पोषण के प्रकार और पोषण के क्रम। इसी क्रम में हम आपको आगे पढ़ाएंगे आज कि डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है, और पूरे पाचन से संबंधित चीजों को बताएंगे आपको। हो सकता है यहाँ पे ये वीडियो दो पार्ट में बने, पार्ट फर्स्ट डाइजेशन और डाइजेशन पार्ट सेकंड। तो अब हम पाचन को समझने का प्रयास करते हैं कि पाचन क्या है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हमें अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहां से प्राप्त होती है? विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन सब्सटेंस, पोषक पदार्थों से। लेकिन क्या जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जो एडिबल सब्सटेंस ग्रहण करते हैं, क्या हमारी शरीर उस भोज्य पदार्थ को उसी रूप में स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है? नहीं। हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उस रूप में हमारी शरीर उसको ग्रहण नहीं करती है। खाने के लिए तो हम खा लेते हैं, वो सारी चीजें हमारी आहार नाल में जाती हैं। लेकिन आहार नाल में क्या होता है कि उनको कॉम्प्लेक्स, जटिल रूप से सरल रूप में बदला जाता है। जैसे जो भोजन हम ग्रहण करते हैं या भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उस भोज्य पदार्थ में जो भी पोषक तत्व हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वह वसा, लिपिड हो, चाहे वह प्रोटीन हो या अन्य सब्सटेंसेस हो, वो सरल रूप में नहीं पाए जाते। हमारी शरीर उनको उस रूप में नहीं ग्रहण कर पाती है। हम उसको ग्रहण करने के लिए उससे पहले हमारे शरीर को उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, सरल सरल टुकड़ों में या सरल सरल पदार्थों में उसे बदलना पड़ता है। और उसी जटिल पदार्थों को जो हम ग्रहण करते हैं, उस जटिल पदार्थ को सरल करने के लिए हमें इस पाचन क्रिया की, इस पाचन की विधि की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए, पाचन है क्या? जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन को सबसे पहले हम मुख के अंदर लेते हैं। तो मुख के अंदर लेने के बाद क्या उसे डायरेक्ट हम निगल जाते हैं? नहीं, उसको हम क्या करते हैं? दांतों के द्वारा चबाते हैं। अर्थात जो बड़े बड़े भोजन के टुकड़े होते हैं, उन बड़े बड़े भोजन के टुकड़ों को हम दांतों से पीसते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले तो यहीं पे देखिए हो रहा है कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, उनको हम सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का काम कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये भी एक पाचन है। लेकिन क्योंकि हम दांतों के द्वारा भोजन को तोड़ते हैं, चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यांत्रिक, अर्थात मैकेनिकल प्रक्रिया है। और फिर क्या होता है? भोजन को दांतों से चबाने के बाद जो भोजन का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसमें ये देखते हैं कि वो गीला हो जाता है। अर्थात उसमें हमारे मुख में जो लार ग्रंथियां हैं, उनसे लार निकल करके क्या होता है? मिल जाता है और वो गीला गीला हो जाता है, लसलसा हो जाता है। और वो लार ग्रंथियां क्या करती हैं? उनमें एंजाइम्स होते हैं और वह एंजाइम्स भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे हम एक भी देखेंगे कि जो पाचन है, पाचन में दो प्रक्रियाएं भाग ले रही हैं। कितनी? दो। एक यांत्रिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? पाचन में सबसे पहले दो प्रक्रियाएं भाग लेती हैं। एक है यांत्रिक प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया जिसे हम कह सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? मैकेनिकल प्रोसेस। और दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? हमारी लार से या हमारे आहार नाल में भोजन को पचाने के लिए विभिन्न एंजाइम्स भाग लेती हैं।
तो उसको हम कह सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक प्रक्रिया, जिसे हम कहेंगे केमिकल प्रोसेस। क्या कहेंगे? केमिकल प्रोसेस। तो सब यहां पे एक प्रश्न बनता है कि डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया में कितनी प्रक्रियाएं, कितनी चीजें भाग लेती हैं? भोजन को पचाने में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप्स है यांत्रिक और दूसरा क्या है? रासायनिक, अर्थात केमिकल और मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस भाग लेती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, इसके परिभाषा की भी बात करेंगे। और यहां पे हम क्या देखें कि भोजन जब हम दांतों से चबाते हैं तो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को, यानी कि उसके जटिल रूप को हम सरल रूपों में तोड़ते हैं। और क्या करते हैं? देखिए, जो हम भोजन में तेल, घी, दूध, मांस, मछली खाते हैं तो उससे हमको लिपिड, वसा प्राप्त होती है। और जो वो वसा होती है वो जल में अघुलनशील होती है। हम जानते हैं वसा क्या है? जल में अघुलनशील है। तो हमारे शरीर में 2 प्रक्रियाएं और होती हैं कि भाई जो हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन में जो पदार्थ किस रूप में है? जटिल रूप में है। किस रूप में है? जटिल रूप में है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं वो किस रूप में है? कॉम्प्लेक्स रूप में है। और क्या है? इनसॉल्युबल, अघुलनशील। जो तेल है, जितनी भी वसा हम ग्रहण करते हैं वो किस रूप में होते हैं? अघुलनशील, अर्थात इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब उसको बाद हमारी शरीर क्या करती है? ये मुख के अंदर जैसे ही भोजन इस रूप में प्रवेश करता है तो हम चबाते हैं तो उस जटिल रूप पदार्थ को तोड़ते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, अर्थात उसको हम सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। और जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया में, ये अघुलनशील पदार्थ किसमें बदल जाते हैं? घुलनशील में। किसमें? घुलनशील पदार्थ में, या इसे हम कह सकते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस में टूट जाते हैं। तो अब यहां पे हम पाचन की परिभाषा इस तरह से देंगे कि पाचन क्या है? डाइजेशन क्या है? पहले हिंदी में समझते हैं। पाचन एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन कैसी प्रक्रिया है? पाचन एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदला जाता है। पाचन क्या है? यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल और अघुलनशील पदार्थों को सरल और सॉल्युबल घुलनशील पदार्थों में बदला जाता है। या इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, डाइजेशन इज ए मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। Digestion is a mechanical and chemical process in which complex and insoluble substances are changed into simple and soluble substances. Digestion is a process. कौन सी प्रोसेस है? Digestion is mechanical and chemical process in which complex and insoluble substances are changed into simple and soluble substances are known as digestion. इसे हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी भोजन को चबाना, भोजन को हम मुख के अंदर ग्रहण करते हैं, तो अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ कैविटी। मुख के गुहा के अंदर ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब उसको जानेंगे कैसे। देखिए, अब यहीं पे इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, जो हमारा माउथ है यानी मुख गुहा, हमारा जो मुख गुहा है अर्थात माउथ कैविटी, जो हमारी माउथ कैविटी है, इसमें क्या करते हैं? हम भोजन को लेते हैं और इसी हमारे भोजन को लेते हैं और चबाते हैं।
चबाने के बाद हम देखते हैं उसमें कुछ लससा या हमारे मुख से लिक्विड चीज निकलती है। तो हमारी मुख गुहा में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है लार ग्रंथि। क्या नाम है? लार ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? सलेवरी ग्लैंड। अब ये जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। क्या निकलता है? लार निकलता है। लार ग्रंथियों से लार अथवा इसी को हम स्लाइवा कहते हैं, लार निकलता है। अब ये देखिए, ये जो लार होता है, लार में एंजाइम पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं? टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसे इस तरह से हम अंग्रेजी में लिखेंगे टाइलिन, अथवा कहीं कहीं हम देखेंगे इसे सलेवरी एमाइलेज। किस नाम से? सलेवरी एमाइलेज। अगर कहीं टाइलिन न दिया हो, एमाइलेज दिया हो, तो हम एमाइलेज को भी क्या कर देंगे? सही करेंगे। तो अब देख रहे हैं, हम भोजन मुख गुहा में लेते हैं। हमारे मुख गुहा में, मुंह के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। उन सलेवरी ग्लैंड से लार अथवा स्लाइवा निकलती है। और लार में कौन सी एंजाइम होती है? टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज। अब ये जो टाइलिन है या सलेवरी एमाइलेज जो एंजाइम है, ये क्या करती है? यह क्या करती है कि जो हमारे भोजन में, ये क्या करती है टाइलिन? हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, पहले जो कार्बोहाइड्रेट वो स्टार्च अर्थात मंड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? मंड अर्थात स्टार्च के रूप में होता है। और इस स्टार्च को यह जो टाइलिन है, यह जो टाइलिन एंजाइम है, यह क्या करती है? सिंपल माल्टोज में बदलती है। किसमें बदलती है? माल्टोज में कन्वर्ट करती है। किसमें? माल्टोज में। ठीक है, इतनी बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो कि लार ग्रंथियों, जो लार है, स्लाइवा है, इसमें टाइलिन एंजाइम या सलेवरी एमाइलेज निकलती है। और इसके साथ साथ इसमें एक लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो हल्के फुल्के जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होते हैं उन्हें ये मारता है। और ये टाइलिन क्या करती है? ये जो स्टार्च है, मंड है, उसको माल्टोज में तोड़ने का काम करती है। और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि ये जो लार है, इसका लार का कुछ पीएच मान होता है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। क्योंकि इसका मान 6.8 होता है, इसलिए यह कैसा होता है? यह हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है लाल? हल्का अम्लीय होता है। इतनी चीजें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसे मिटा रहे हैं, मिटा दें। देखिए, अब आप देख रहे हैं कि जो भोजन का जो पाचन है हमारे मुख के अंदर तो हो गया। भाई मुख के अंदर कुछ तो हुआ, भाई पूर्ण रूप से पाचन थोड़ा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ हमारे भोजन के अंदर मुख का पाचन हुआ। अब जो है कि मुख के अंदर से, यानी कि माउथ कैविटी से हमारा जो भोजन है, माउथ कैविटी से हमारा भोजन अब ये जाएगा ओइसोफेगस के रास्ते, फेरिंग्स से फिर ये जो रास्ता है इसे ओइसोफेगस कहते हैं। माउथ कैविटी से ये ओइसोफेगस के द्वारा, ओइसोफेगस में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ओइसोफेगस में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। इसके द्वारा ये एक रास्ता है, इसके द्वारा यह भोजन हमारा स्टमक अर्थात इसे हम कहते हैं अमाशय, कहां पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। अब हम यहाँ पे अमाशय को पहले समझते हैं कि अमाशय के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी हम भोजन को अमाशय में नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन अमाशय को हम समझने का प्रयास करते हैं। अमाशय को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको समझिए, ये अमाशय है। ये जो हमारा अमाशय है, पहले आप अमाशय के विषय में जानते हैं। हमारे अमाशय में जी सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं? जी सेल।
हमारे आमाशय में जी सेल पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही भोजन माउथ कैविटी से ओइसोफेगस की तरफ आता है तो हमारी जी सेल को इंडिकेशन पता चल जाता है कि कुछ भोजन आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है। तो जैसे ही जी सेल क्या करती हैं, यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है गैस्ट्रीन। कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रीन। हमारी जी सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है गैस्ट्रीन। अब यह गैस्ट्रीन जो हार्मोन है ये क्या करेगा, हमारे आमाशय में एक ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम जठर ग्रंथियां क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियां कहते हैं। जठर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी होती हैं। लगभग 3.6 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी? 3.6 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे आमाशय में। अब ये क्या करता है भाई, ये गैस्ट्रीन हार्मोन, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथियां हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में होती हैं, इनएक्टिव रूप में होती हैं, और उन्हें एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। अब जठर ग्रंथियां जब जठर ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाएंगी, जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगी, तो यहां से एक जूस निकलता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। कौन सा जूस कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जिसे हम जठर रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? जठर रस कहते हैं। और एक चीज समझिएगा, देखिए जठर रस निकलने से पहले या जी सेल से गैस्ट्रीन हार्मोन जब निकलता है, उसी समय पूरी आमाशय की दीवार पर, जो हमारी आमाशय है, इस पूरी आमाशय की दीवार पर एक म्यूकस की लेयर बन जाती है। किसकी लेयर? म्यूकस की। पूरी आमाशय की दीवार पर एक म्यूकस की लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बन जाती है भाई? म्यूकस की, जिसे हम श्लेष्म कहते हैं। क्या कहेंगे? श्लेष्म। एक श्लेष्म अर्थात एक चिपचिपे पदार्थ की लेयर बन जाती है, और यह चिपचिपा पदार्थ या म्यूकस क्या करता है कि इन जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस से इस आमाशय की रक्षा करता है। अब ये बताएंगे ऐसा क्या है, क्यों निकलता है और किस प्रकार से रक्षा करता है। आगे इस चीज को हम समझेंगे। इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिएगा, अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस में विभिन्न प्रकार की एंजाइम पाई जाती हैं। जैसे पहला निकलता है प्रोपेप्सिन। कौन सा एंजाइम? प्रोपेप्सिन एंजाइम निकलता है। प्रोपेप्सिन एंजाइम, जिसे प्रोपेप्सिन कहिए, ये जो है इनएक्टिव रूप में होती है। प्रोपेप्सिन। एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है प्रोरेनिन। कौन सा एंजाइम है भाई? प्रोरेनिन एंजाइम निकलता है, यह भी इनएक्टिव रूप में होती है। और निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl। और HCl जो होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसका pH होता है 1.5 से 2 तक होता है। यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका pH वैल्यू 1.5 to 2 होता है। अब यह इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि हमारे ऊपर पड़े तो हमारे शरीर को जला देगा। तो भाई आमाशय भी तो मांस की बनी हुई है, तो ये HCl आमाशय को भी जला सकता है। इसी से सुरक्षा करने के लिए इन रस के निकलने से पहले हमारे आमाशय की दीवार पर म्यूकस अथवा इस श्लेष्म की एक लैपिंग हो जाती है, जिसके कारण इन जठर रस से निकलने वाले, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस का इसके आमाशय की दीवारों पर कोई प्रभाव न पड़ सके। ये सुरक्षा करती है। अब देखते हैं HCl का कुछ थोड़ा सा काम जानते हैं। HCl क्या करती है? देखिए हमारे आमाशय में लगभग भोजन जो है 4 से 5 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक। तो 4 से 5 घंटे तक रहता है, और इस दौरान ये भोजन हमारा यहाँ पे सड़े गले न, उसकी सुरक्षा करता है, प्रिजर्वेशन करता है। तो HCl क्या करता है कि HCl के विषय में जानते हैं, हमारे भोजन को, जो भी फूड हम ग्रहण कर रहे हैं, उसको प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है, प्रिजर्व करता है। ठीक है,
सुरक्षित करता है, सड़ने गलने से बचाता है। दूसरी बात क्या करता है, हम भोजन करते हैं, कुछ जर्म जो कुछ बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं। उन हानिकारक जीवाणुओं को ये मारने का काम करता है, अर्थात हार्मफुल जो बैक्टीरिया आ जाती हैं उन्हें क्या करता है कि ये क्या करता है, किल करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, भोजन को सड़ने गलने से बचाता है यानी प्रिजर्व करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। तीसरी बात क्या है कि ये जो एंजाइम है, जो इनएक्टिव एंजाइम है, जो इनएक्टिव कौन सी इनएक्टिव जो एंजाइम है, निष्क्रिय एंजाइम है या अक्रिय एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव रूप में बदलता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब क्या करता है भाई, अब यहां पे हम देखते हैं ये जो प्रोपेप्सिन एंजाइम है, कौन सी एंजाइम, यह जो प्रोपेप्सिन एंजाइम है, प्रोपेप्सिन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इस प्रोपेप्सिन एंजाइम को HCl क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम में ये pH होता है 1.5 से 2, पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये पेप्सिन क्या करता है भाई, किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है भाई, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। किसको, प्रोटीन को। P फॉर पेप्सिन और P फॉर प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है हमारे भोजन में, जो प्रोटीन हम ग्रहण करते हैं, उस प्रोटीन को यह पेप्सिन एंजाइम, कौन, पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स में, किसमें, पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेज में, प्रोटियोजेज, या हम किसे कह सकते हैं, इसकी स्पेलिंग पेप्टोन्स और प्लस प्रोटियोजेज में क्या करता है, तोड़ देता है। अर्थात इस पेप्सिन क्या है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, सिंप्लीफाई करता है, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में चेंज कर देता है। उसके बाद अब दूसरी एंजाइम है जो रेनिन है, जो प्रोरेनिन है। कौन सी एंजाइम, जो प्रोरेनिन एंजाइम है, उस प्रोरेनिन एंजाइम को यह HCl रेनिन में, किसमें, रेनिन में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित कर देता है, रेनिन में परिवर्तित कर देता है। और रेनिन जो होता है यह हमारे दूध में जो केसीन प्रोटीन है उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, और यह जो रेनिन होता है यह जाने वाले बच्चों में, छोटे बच्चों में, उसके बाद गाय और भैंस के बच्चों में पाए जाते हैं, या जो भी दूध पीने वाले बच्चे हैं उसमें ये ज्यादा रूप से एक्टिवेट होता है, पाया जाता है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये क्या होता है, विलुप्त होने लगता है या डिग्रेडेट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और यहाँ पे कुछ मात्रा में जो है कि कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। इसके साथ साथ हमारे जो आहार नाल है, जो अमाशय की दीवार है, इसमें क्रमाकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती है। और इस क्रमाकुंचन गति के कारण हमारा भोजन इसी अमाशय में पिसता है। क्या होता है, पिसता है। और पिसने के कारण ये जो है कि एक भूरे रंग की लुगदी में, भूरे रंग की लेई में, ठीक है, भूरे रंग की लुगदी में अर्थात या लेई में कह सकते हैं, परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, काइम कहते हैं। तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं, तो अमाशय में जो भोजन होता है उसे हम काइम कहते हैं। और अमाशय में लगभग प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय में ही होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है अच्छी तरीके से। जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा। इसके जो आगे का पार्ट है, जैसे आप भोजन यहाँ से इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस चीज को हम आगे
अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।